यस, सो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की है। तो गाइस, जैसे मैंने अनाउंस किया था आज ग्रुप में, आपने देखा ही होगा, आज का टॉपिक जो है वो आउट ऑफ बॉक्स होने वाला है। जैसे हम रोज़ फॉरवर्ड की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं, रिटेलिंग की बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग पैसे कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन पैसा कैसे काम करता है वही हम लोग को पता नहीं होता है। ओके, जो मेरे साथ भी बहुत साल तक हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक जो है, जो जितना मुझे हेल्प किया है वो आप सबको भी हेल्प करे, इसलिए मैंने स्पेशल ये सेशन रखा है आप सबके लिए। ओके, तो सेशन का आप पूरा लाभ उठाइए। ओके, फैमिली के साथ सेशन अटेंड कर सकते हो आप। डायरी पेन लेके बैठिए। ओके, क्योंकि आज के हमारे स्पीकर्स जो है वो बहुत एक्सपीरियंस स्पीकर्स है, प्रॉपर कंसल्टेंट्स है वो। ओके, तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा हमको उनसे। ओके, तो एंड में हम 20-25 मिनट का Q&A भी करेंगे, और हम 10:30 को पूरा सेशन वाइंड अप करेंगे। ओके, तो यस, सो गाइज, ठीक है, शुरू कर सकते हैं। यस यस, बिल्कुल यस। तो किशोर एंड सम्राट जी, आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, तो मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। यस, सो यस। यस थैंक यू प्रतीक जी। यस आई यस। थिंक मेरा कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। यस, अभी शायद बहुत ऑन हो गया है। मेरा कैमरा ऑन है। ऑन है, लेकिन उल्टा है और ब्लर है वो। हाँ, वो लैपटॉप का कैमरा बहुत घटिया क्वालिटी का है। हम्म, ओके, सो हाँ, नहीं हम होगा, ऑन शुरू नहीं कर। होगा। नहीं, अभी भी ब्लर लग रहा है, ब्लर और उल्टा लग रहा है। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ऑफ कर लेंगे कैमरा आपका। हाँ, ये मैं नयूम के कैमरा से, मैं हम्म फोन के कैमरा से। हम्म। नहीं, नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो कैमरा। नहीं नहीं नहीं, नयूम नयूम चेक करके है उनके कैमरा के अंदर में मेरा ये पिक्चर विजिबल है। अच्छा, नयूम आईफोन, ओके ओके। तो इनको मैं बनाता हूँ मैं को होस्ट इन केस। राइट। यस, बिल्कुल। हम्म, और सम्राट जी, यस। अच्छा, विवेक जी ज्वाइन किए हैं। और वो हमारे साथ ही है, वो आ ओके जाएंगे। ओके, परफेक्ट, यस। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिस्टर किशोर जो है वो मेरे फर्स्ट ऑफिस से लेके, मतलब 2011 से लेके मेरे साथ, मतलब मेरे फर्स्ट जॉब में मेरे कलीग रह चुके हैं, मेरे सीनियर रह चुके हैं। ओके, और तब से मैं कनेक्ट करके था उनसे। तो अभी वो अलॉन्ग विद, मतलब आईटी में तो थे वो भी, राइट। तो अलॉन्ग विद आईटी मतलब फाइनेंशियल कंसल्टिंग भी वो करते हैं अभी। तो मतलब पिछले 3-4 साल से जितना मैंने उनका हेल्प लिया है फाइनेंस ग्रोथ के लिए, तो बहुत ही हेल्प हुआ है मुझे उनसे। ओके, तो इसलिए मतलब मैंने सोचा कि हाँ भाई, ये हेल्प जो है आप सबको होनी चाहिए। तो यस, तो ओवर टू यू किशोर। यस। अ, मेरा इंट्रोडक्शन, तो मेरा नाम किशोर बागुल। मैं एनजे वेल्थ के साथ पिछले 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। एनजे वेल्थ एक इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। इसका कितना साइज का अगर अंदाजा लेना है, तो हम ये देख सकते हैं कि इंडिया में आज म्यूचुअल फंड एसआईपी अराउंड 26,000 करोड़ का मंथली जाता है। उसमें किशोर, से अराउंड एक 16 टू मिनट 7। किशोर। आई थिंक डबल आवाज़ आ रहा है। आई थिंक साइड में और भी चालू होगा तो। हम्म एक मिनट। हम्म। हाँ, हेलो। यस, हेलो। हाँ, तो उसमें जो इंडियन में अगर जो 26,000 करोड़ का एसआईपी जाता है, इसमें से अराउंड 16 to 17,000 करोड़ का एसआईपी सिर्फ एनजे से जाता है। तो यहाँ से हमें एनजे के साइज का पता चल सकता है। और अगर हम बात करें तो टाटा की, तो हम टाटा का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है हमें, राइट। और टाटा एएमसी का अगर बात करें, तो वो टाटा एएमसी 2 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड हैंडल करती है। तो हमारे लिए आज एक प्राइड की बात है कि टाटा इंडिया का जो सबसे ट्रस्टेड ब्रांड है टाटा, उससे हमें एनलाइटन करने के लिए हम्म सम्राट अ, जी हमारे साथ है। हम्म। किशोर, ये वॉल्यूम बहुत लो आ रहा है, राइट। तो इतना क्लियर नहीं आ रहा है, बहुत लो आ रहा है वॉल्यूम। ओके। यस। सो गाइस, कैमरा उनका चल नहीं रहा है, तो वीडियो हम ऑफ रखने को बोलेंगे, राइट। तो वीडियो इज़ फाइन। ओके, कुछ देर में स्लाइड्स भी शेयर करेंगे वो, तो स्लाइड्स वी कैन सी ऑन स्क्रीन। ओके, लेकिन तब तक के लिए यस। उनका कैमरा ऑफ रहेगा। बस वॉइस बताइए मुझे, क्लियर आ रहा है कि नहीं। सो वी कैन स्टार्ट। सम्राट यस जी, गाइस। ओवर यस टू गाइस, यू। क्लियर है। यस यस यस, गुड।
यस सम्राट जी। तो या सम्राट जी। या गुड इवनिंग एवरीवन। गिव मी अ मोमेंट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? नहीं सम्राट जी, अभी तक नहीं शेयर हुआ। अच्छा, एक सेकंड। यस स्क्रीन विजिबल है अभी। दिख रहा है आपको यस यस विजिबल। प्रेजेंटेशन? यस यस। यस। ठीक है। शुरुआत करते हैं। थैंक यू एंड गुड इवनिंग ऑल। आपने इस समय आपने ज्वाइन किया है और आप ये कीमती समय अपने नॉलेज और ग्रोथ के लिए आप निवेश कर रहे हो। आई होप ये सेशन आपको एक अच्छा खासा वैल्यू ऐड देगा। एंड स्क्रीन के सामने जैसे उन्होंने पहले एक पीपीटी रन किया था एक स्लाइड का कि पैसे के बारे में, उसी के ऊपर हम ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। तो वेलकम एवरीवन। हम यहाँ पे जो आज मेन चर्चा करने वाला है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग पे जाने से पहले मैं आपको ये फाइनेंशियल पिरामिड आप सबको बताना चाहता हूँ। हम जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पर पहले आपका आता है बेस, दैट इज वेल्थ प्रोटेक्शन स्टेज आता है फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी आप करते हैं। फिर आपका आता है वेल्थ एक्यूमुलेशन स्टेज। हम मेजरली आज इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं कि पैसा पैसे से पैसे कैसे बना सकते हैं। एंड तीसरा आपका आता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। यहाँ पे आपने जो भी वेल्थ क्रिएट किया आप अगले जनरेशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके ऊपर बात की चर्चा की जाती है। ट्रस्ट मी, जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है। और आज का सेशन की अपॉर्चुनिटी किशोर जी ने जैसे दी है सर के साथ टाइप करके, तो आपको एक अच्छा वैल्यू एड सेशन मिलेगा। स्टार्ट करना चाहूंगा कि पहले आपका सब जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो आपको पहले वेल्थ प्रोटेक्शन पे पहले फोकस करना पड़ता है, ताकि आपके पास जो आपके हाथ में पैसे हो वो अचानक कोई भी इमरजेंसी के कारण आपके हाथ से नहीं निकल जाना चाहिए। तो इसके लिए जब भी हम वेल्थ प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लाइफ में अनसर्टेनिटी जो पहले आ सकती है वो है अपने हेल्थ को लेके। तो आपका एक डिसेंट हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, क्योंकि मान के चलो आपने पैसे कुछ गोल्स के लिए बचा के रखे हैं। उस गोल्स को अचीव करने के लिए आपके पास समय है और आपने बचाना चालू किया, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी या आपके परिवार में किसी की भी हेल्थ खराब हो जाती है। तो आपने देखा रहेगा आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में भी कि कभी भी हेल्थ की समस्या आती है तो आपका मेडिकल का एक्सपेंस बहुत हो जाता है। एंड उसके कारण आपने जो पैसा बचाया रहेगा, मान को लोग घर खरीदना था या मुझे गाड़ी खरीदनी थी, हम वहां से पैसा निकाल के इसमें निवेश कर इसमें डाल देते हैं, ताकि उस टाइम पे इमरजेंसी में हम वहां से पैसा निकाल देते हैं। उसके वजह से आपका क्या होता है कि आपका गोल अचीव होता नहीं है। तो इसके लिए एक अच्छा खासा डिसेंट हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो। सेकंड, मैं आपको बोलूंगा कि वेल्थ प्रोटेक्शन में आपका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इंश्योरेंस में, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कवर। हम समझो आपके फैमिली में आप अगर सोल अर्नर है, मतलब आप कमाने वाले व्यक्ति है और आपको कल कुछ हो जाता है, तो आपका परिवार का खर्चा, घर का खर्चा कैसे चलेगा आपके बाद, उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तो जब भी मैं बात करता हूँ इंश्योरेंस की, यहाँ पे मैं प्योरली टर्म प्लान के बारे में आपके बात करता हूँ। टर्म प्लान होना बहुत ही जरूरी है, जहाँ पे आपको कम बेसिकली प्रीमियम में आपको ज्यादा कवर मिले। ये जो भी चीजें यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आप सही गाइडेंस के बिना नहीं ले सकते, जिसके लिए आपको एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, वेल्थ प्रोटेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि कोई भी फोकस नहीं करता है, वो है इमरजेंसी फंड के ऊपर। तो इमरजेंसी फंड खाली मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए नहीं होता है। कुछ भी अननोन खर्चे अगर आपके अचानक आ जाते हैं कि घर पे कुछ चीजें बिगड़ गई और अचानक उस महीने के बजट से मेरे को कुछ खर्चा करना पड़ा, तो आपको लोड आता आ जाता रहेगा। या फिर अचानक जैसे कोविड का समय था, आपने देखा रहेगा कि कोविड में बहुत लोगों की नौकरियां गई थी, इनकम बंद हो गए थे, अगर बिजनेस भी थे तो कम हो गया था। उस टाइम पे अगर आपके पास इमरजेंसी फंड रहता तो आपका घर का खर्चा चल चल जाता था।
कोविड के पहले हम लोग बोलते थे कि आपका महीने का जो भी खर्चा था उसका 3 महीने का खर्चा आपको सेव करके रखना है। मान के चलो फॉर एग्जांपल 50,000 आपके घर का खर्चा है, तो आपको 3 महीने का इमरजेंसी फंड पहले बनाना चाहिए, दैट इज 1.5 लाख का। बट कोविड के बाद से हम बोल रहे हैं कि मिनिमम 6 महीने का आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आप साल भर का कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। अभी अगर आप 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाने जाओगे, अगर आपका घर का खर्चा 50,000 है, तो मिनिमम आपका 3 लाख का इमरजेंसी फंड बनना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिए कि इमरजेंसी फंड आपको अभी तुरंत बनाने की जरूरत नहीं है, आप ये ग्रेजुअली धीरे धीरे 1 साल 2 साल में भी बिल्ड कर सकते हैं। बट अगर आपने ये पैसा अलग से नहीं रखा तो आपके कोई भी दूसरी जगह से आप पैसा निकाल के आप यहाँ पे यूज करोगे इमरजेंसी में, और वो आपको गोल अचीव करने के लिए कभी नहीं देगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है डिसिप्लिन। तो इसके लिए आपका ये वेल्थ प्रोटेक्शन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेज आता है वेल्थ एक्यूमुलेशन स्टेज, हम आगे बात करेंगे। जस्ट यहाँ पे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का। सो आज का हमारा मेन उद्देश्य यही रहेगा कि हम पैसे को कैसे कैसे काम पे लगाए। मेक मनी वर्क फॉर यू, इट डज नॉट स्लीप, गेट टायर्ड और गो ऑन वेकेशन। सो पैसे से पैसे कैसे बनाएं, हम अभी जो बात करने वाले हैं वो है पर्सनल फाइनेंस की। याद रखिए पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल। तो हर एक के लिए कोई थंब रूल नहीं होता है कि अगर मैंने एक जन को ये सलाह दी तो दूसरे को भी वो लागू होगी, ऐसा नहीं है। आपको ये एक पर्सनली, जैसे आप अगर कुछ बीमार पड़ते हो आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपका आपकी जो बीमारी है उसका इलाज देते हैं, वैसे ही यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस में भी आपको एक एडवाइजर के पास जाना है और उनसे आपके फाइनेंसेस के बारे में डिस्कस करके आपको सलाह लेनी है और उसका पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने की बहुत जरूरी है। जब भी हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्या चीजें कवर करता है कि आप पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे, और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। बहुत लोगों को लगता रहेगा कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट सेम चीज है, बट अगर आप ये इमेज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेविंग्स लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे कि एक लॉकर जैसा है, तिजोरी है जहाँ पे आपने पैसा डाला है। यहाँ पे पैसा खाली जमा हो रहा है, पैसा बढ़ नहीं रहा है। आप राइट हैंड साइड में देखो कि आपको इन्वेस्टमेंट में फर्क दिखेगा कि पैसा आपने जो आज बोया है वो कल उगेगा और उससे आपको फल मिलने वाला है। एक ट्री का एनालॉजी लेके आप यहाँ पे दे सकते हो कि आज जो आपने पौधा बोया है वो कल जाके झाड़ बनेगा और उसमें से आपको फल मिलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट आप उसी एसेट क्लास को बोल सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट आप उसी को बोल सकते हो जहाँ पे आपका पैसा ग्रो होता है। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको कंसिडर करना पड़ता है, वो है इन्फ्लेशन को। सेविंग कभी भी आपका इन्फ्लेशन बीट करके रिटर्न्स नहीं बना के देता, इन्वेस्टमेंट आपका इन्फ्लेशन को भी बीट करता है और उसके ऊपर आपको रिटर्न्स बना के देता है। यहाँ पे बहुत जन इन्वेस्टमेंट के नाम पे आप मोस्टली एफडीज करते रहेंगे, फिक्स डिपॉजिट। अगर यस है तो आप खाली थम्स अप या यस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं तो मुझे आइडिया आएगा। यस। सो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फिक्स डिपॉजिट्स इज जस्ट अ सेविंग्स टूल, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ। आपने आज 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में बैंक में डाल दिया। आपने ये सोचा कि मेरे को इसके ऊपर अच्छा खासा 60% का ब्याज मिलने वाला है, मतलब 1 साल बाद मेरे को 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे मेरे को 7,000 रुपये मिलने वाला है। मान के चलो आपका 1 साल बाद आपका एक खर्चा होने वाला है 1 लाख का, कि आपको बाइक लेनी है। आज उस बाइक की कीमत 1 लाख रुपए, और 1 साल बाद उस बाइक की कीमत हो जाएगी 1,07,000। मतलब महंगाई बढ़ जाती है 1 साल में। तो अंत में आप जब एफडी निकालोगे, वो सामने आपको बाइक खरीदने में पूरा पैसा चला जाएगा। आपने वो पैसा 1 साल में कुछ उसको एक्स्ट्रा ग्रो नहीं किया, कि आपने उसके ऊपर और 2-3 टका ज्यादा कमाए नहीं। तो इसके लिए हम फिक्स डिपॉजिट को इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, हम फिक्स डिपॉजिट को एज अ माध्यम इमरजेंसी लिक्विडिटी फंड के लिए यूज करते हैं या फिर सेविंग्स के लिए यूज करते हैं। इससे आपका पैसा बढ़ता नहीं है या फिर ग्रो नहीं होता है। अगर मैं 7% का अगेन एग्जांपल दूं, अगर आप फिक्स डिपॉजिट में आज के तारीख में अगर आप रखते हो 7% पे, आपका पैसा 10 साल में डबल होता है। मतलब कितना समय लग जाता है, 20 साल में आपका 4 गुना होगा। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। बट इन्वेस्टमेंट में क्या है, कोई भी एक एसेट क्लास मान के चलो, भले वो रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो, अगर आपको वो इन्फ्लेशन से ज्यादा अगर रिटर्न बना के देता है 60% से ज्यादा, तो एक्चुअल सही मायने में आपका पैसा ग्रो कर रहा है। इन्फ्लेशन
यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हो कि इन्फ्लेशन आपका पैसे को खा रहा है, इट्स अ बिग रैट। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हम हमारे घर के खर्चे को लेके कभी सोचते नहीं है कि मेरा घर का खर्चा आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद या 30 साल बाद कितना होगा। अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि आज मेरा घर का खर्चा मान के चलो 30,000 रुपया है, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा कि इन्फ्लेशन कैसे इम्पैक्ट करता है आपके मंथली एक्सपेंसेस को। आज मान के चलो आपका घर का खर्चा 30,000 है, और मैं अगर इन्फ्लेशन 5% भी पकड़ूं उसके ऊपर, हर साल 5% से महंगाई बढ़ रही है, तो आपका घर का खर्चा 15 साल में डबल होने वाला है, मतलब 60,000 होने वाला है। बट सही मायने में इन्फ्लेशन 5% है ही नहीं। आपका एवरेज हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन रहा है 7% के आसपास। अगर मैं उस हिसाब से कैलकुलेट करूं तो आपका घर का खर्चा जो आज 30,000 का है, वो 10 साल में डबल होने वाला है 60,000। अगर मैं आज किसी को भी पूछूं कि मान के चलो आपका घर का खर्चा 50,000 है, और वो 30 साल बाद कितना होगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा? कोई कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। 5 लाख प्रतीक सर ने डाला है। 50,000 आज घर का खर्चा है, 30 साल बाद 5 लाख होगा। 1 लाख खुशबू जी ने डाला है। तो अगर आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा लोग 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख से ज्यादा सोच रहे नहीं है। मतलब लोगों को लगता है कि 30 साल बाद एक्चुअली मेरा घर का खर्चा खाली 2 लाख के आसपास होने वाला है। बट मैं आपको एक ये मैथ बताता हूँ, अगर मैं इन्फ्लेशन को कंसिडर करता हूँ, आज अगर मैं 30 साल की उम्र पे किसी का घर का खर्चा अगर 50,000 है, तो 40 में वो डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 लाख। 50 की उम्र पे आते आते वो हो जाएगा 2 लाख के आसपास, और 60 की उम्र पे आते आते हो गया ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास। 4 लाख आपके घर का खर्चा होने वाला है 30 साल बाद। तो आप कोई भी एज में रहो आज के तारीख में, आप खाली देख लीजिए कि 30 साल बाद क्या उतना इनकम रहने वाला है, या उतना मैं बचत कर लूंगा या कर लूंगी कि मैं उससे अपना घर का खर्चा चला सकते हूँ। आप लोगों को देखते हो कि लोग 60 की उम्र में आने के बाद भी काम करते हैं, क्योंकि हम कभी ये बेसिक चीज समझ नहीं पाते कि मेरा घर का खर्चा इतना होने वाला है, और उस हिसाब से मैंने आज के तारीख में प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट करके रखा नहीं है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, 4 लाख का अगर मुझे घर खर्च के लिए चाहिए हर महीने, और मैं अगर 60 में रिटायर हो रहा हूँ, तो मेरे को मिनिमम फिक्स डिपॉजिट में अगर आज डालता हूँ, तो मिनिमम 8 करोड़ की एफडी करनी पड़ेगी, तो मेरे को 4 लाख का इनकम मिलेगा। और एक चीज और बता देता हूँ, आज एफडी का इंटरेस्ट रेट मैंने जो पकड़ा है वो 6% से पकड़ा है। बट 30 साल बाद एफडी का इंटरेस्ट रेट 6% भी नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा। 3% पे आधे या उससे कम हो जाएगा। उस समय पे 8 करोड़ से भी आपका घर का खर्चा नहीं चलने वाला है। तो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिडर करना चाहिए कि ये तो मैं जो बात कर रहा हूँ एक रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की कॉर्पस की बात कर रहा हूँ, जिससे आप जो आज करंट जिंदगी जी रहे हो उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप कंटिन्यू करोगे। हम जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो हम यही ट्राई करते हैं कि हम कभी हमारे पैसा खत्म ना हो लाइफ में। बट ये भी साथ में सोचते हैं कि हम कभी पैसे वाले बनेंगे या फिर वेल्थ क्रिएट करेंगे या जनरेशन वेल्थ क्रिएट करेंगे, कि नेक्स्ट जनरेशन को भी बहुत पैसा देके जाएंगे या फिर रिच बनेंगे। हम अगर 8 करोड़ बोल रहे 30 साल बाद मेरे पास होगा, और मेरे उससे घर का खर्चा 4 लाख का चलेगा, मतलब आज जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ वही मैं 30 साल बाद जीने वाला हूँ। मैं पैसे वाला नहीं बना हूँ, मैं अमीर नहीं बना हूँ। ठीक है। तो ये रियलाइजेशन आपको आज के तारीख में होना बहुत जरूरी है। और मान अभी जो मैंने आपको बताया, ये तो मैंने एक ही गोल के बारे में बताया, वो है आपका रिटायरमेंट गोल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। जब भी पैसों की बात आती है, तो हम इसमें से पहले क्या करते हैं? प्लीज कमेंट कीजिए। हम पैसे पहला सेव करते हैं, स्पेंड करते हैं, कि निवेश करते हैं? राजेंद्र जी ने कहा निवेश, स्पेंड उमा जी, सेव कुणाल जी, रोकी स्पेंड, जूली इन्वेस्ट। मोस्टली अगर आप देखोगे कि सब लोग ने स्पेंड ज्यादातर यूज किया है। जब भी हमारे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है, या भले बिजनेसमैन के अकाउंट में जब भी इनकम होता रहेगा, वो पहले यही सोचेगा कि वो पहले खर्चा कर देगा,
और वो अगर टारगेट कर रहा है कुछ बचाने का तो एंड में जाके बचाएगा, ऐसे वो सोचते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 1 लाख रुपए के किसी की इनकम है और वो टारगेट कर रहे हैं कि मिनिमम 20% वो हर महीने बचाना चाह रहा है। तो जब भी अकाउंट में पैसा आता है तो हम क्या करते हैं, पहले खर्चा करते हैं। फिर मंथ एंड में आते आते आपके अकाउंट में आपने देखा रहेगा कि पैसा बचता नहीं है, और पैसा बचा नहीं है तो वो कभी सेव हो नहीं पाता है। और आपने अगर सेव नहीं किया है तो कभी भी आप इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये जो हम साइकिल फॉलो करते हैं ना, कि पहले स्पेंड करना फिर सेव करना और इन्वेस्ट करना, ये कभी भी आपको डिसिप्लिन पैसा वेल्थ क्रिएट करने की जर्नी में हर्डल क्रिएट करने वाला ही है। आप कितना भी टके का रिटर्न बना लो, बट अगर आप ये जो फर्स्ट स्टेप या अगर आप सही नहीं करोगे ना, आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। आज मैं आपको फर्स्ट लाइफ में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो फर्स्ट मैं बोलूंगा आपकी लाइफ में ये डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा कि जब भी आपके खाते में पैसे आए तो आप उसके 2 खाते में डिवाइड कर दो। एक आपका बचत खाता होना चाहिए जहां पे आपने अगर सोचा कि 1 लाख में से मेरा 20,000 सेविंग होने वाला है तो 20,000 सेविंग बैंक में जाना चाहिए, और 80,000 मेरा स्पेंड खाते में जाना चाहिए, खर्च खाते में, जहां से पूरा महीना मेरा उससे ही चलना चाहिए। तो आपको खाली चेंज क्या करना है, पहले बचाना है, फिर खर्चा करना है, और फिर निवेश करना है। अगर आप ये डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो 100% आपका सेविंग बढ़ेगा, और सेविंग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, और उससे आप इमेज में देख सकते हो पैसा ग्रो होता रहेगा आगे फ्यूचर में आपके लिए। ठीक है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कोट है, वॉरेन बफेट ने कहा है, जो बड़े इन्वेस्टर है ऑफ ऑल टाइम के, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। उन्होंने भी कुछ बड़ा ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं बोला है, सिंपल आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए उन्होंने बोला है कि ये डिसिप्लिन हैबिट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, अगर आपको इन्फ्लेशन से सेफगार्ड करना है तो आपको पहला स्टेप ये करना है कि जितना जल्दी आप चालू करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि फर्स्ट डिसिप्लिन आपको बहुत शिद्दत से फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज प्रोग्रेस फ्रॉम सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट। अगर आप पहले सेव नहीं करोगे तो कभी इन्वेस्टमेंट की जर्नी पे आप चालू ही नहीं कर पाओगे। पुट मनी टू वर्क rather देन accumulating और कीपिंग इट आइडियल। हमको पूरी लाइफ स्कूल कॉलेजेस में ट्रेन करते कि पैसा कैसे कमाते हैं, हम पैसा कमा भी लेते हैं, बट आपने देखा लेगा काफी लोगों को जिनकी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख की भी इनकम है, बट वो पैसा कभी अच्छे से बचा नहीं पाते, और उसको सही जगह निवेश नहीं कर पाते, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी मात्र 36% है इंडिया में, जबकि लिटरेसी रेट 76% इंडिया में। तो इसके लिए लोगों को पता ही नहीं कि पैसा आने के बाद उसको कैसे सही जगह पे लगाए। हम लोग क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में रख के, सोचते हैं कि हम उससे पैसा बना लेंगे और पैसे वाले बन जाएंगे। तो आंसर इज नो। आगे हम और डिटेल में सीखते हैं। यू वर्क हार्ड टू अर्न मनी सो मेक मनी वर्क हार्डर फॉर यू। एंड ये लास्ट पॉइंट जो है, बेनिफिट फ्रॉम द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हम इसको और डिटेल में आगे समझते हैं कि कंपाउंडिंग आपके पैसे को कैसे वेल्थ क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगा। एक और कोट है वॉरेन बफेट का, नेवर डिपेंड अपॉन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। तो हम नॉर्मली स्ट्रगल करते हैं कि जो सोर्स ऑफ इनकम से अगर अच्छा, जो काम करते हैं उससे अगर अच्छी इनकम नहीं आती है तो हम हसल करते हैं कि एक साइड जॉब कर ले या फिर कुछ साइड बिजनेस डाले जहां से सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आ जाए। फिर लोग भूल जाते हैं कि जो मैंने पैसा बचा है अगर उसको सही जगह पे निवेश भी कर दूंगा ना, तो उससे भी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम खड़ा हो सकता है। ठीक है। उसी के बारे में हम आगे देखते हैं, हमें पैसा क्यों चाहिए, ये सारे चीजों के लिए, गोल बेस। तो हमको पैसा ये सारी चीजों के लिए लगता है। एक व्यक्ति जो 25 साल का है, जिसने एमबीए किया है, इंजीनियरिंग की है, एमबीबीएस करके निकला है, जब भी उसके हाथ में पैसा आता है तो वो क्या करता है, फर्स्ट सैलरी से क्या करोगे आप, खर्चा करोगे। राइट, आप पहले आईफोन लोगे, आईफोन ले लिया, फिर क्या करेंगे, बाइक खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे तो घर वाले बोलेंगे कि अभी इसकी शादी कर लो। शादी करेंगे तो आपको फैमिली बढ़ेगी तो आपको क्या चाहिए रहेगा, घर चाहिए रहेगा। घर ले लिया तो उसका, उसके बाद आपका परिवार बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, आपके बच्चे होंगे, बच्चों की आएगा फिर पढ़ाई का खर्चा। एक बार उनकी पढ़ाई होगी फिर उनके आएगा शादी का खर्चा। ये करते करते आप कहाँ पे पहुंचोगे, रिटायरमेंट पहुंचोगे, और बीच में आपको कहीं घूमने जाना भी है ना, गाड़ी भी लेनी है। ये सारे गोल्स आपके लाइफ में हर एक के लाइफ साइकिल में आते हैं, और ये टाइम पीरियड से हर एक जन गुजरते हैं, बट हम कभी भी इसके लिए सही ढंग से प्लान नहीं करते हैं। मैं आपको आज एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक पेन और पेपर पे आज आप अपने गोल्स लिखिए, जो भी उम्र में आप, 25 साल के हो, 30 के हो, 35 के हो, 40 के हो, आपको पता है कि आपके अगले
15 साल, 20 साल, 25 साल में कौन से आपके इनमें से मेजर गोल आने वाले हैं जहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा पैसा लगने वाला है, वो आप लिख के रखिए। कि आपको कार लेनी है 5 साल बाद, वो लिखिए। 10 साल बाद घर लेना है, वो लिखिए। बच्चों की पढ़ाई है 15 साल बाद, वो लिखिए। उनकी शादी है 20 साल बाद, वो लिखिए। मेरा रिटायरमेंट है 30 साल बाद, वो लिखिए। आपने एक बार गोल आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद आपको आज के तारीख में उसका कितना पैसा चाहिए मेरे को अचीव करने के लिए, वो मेंशन कीजिए। उसके बाद आपको 7% इन्फ्लेशन ऐड करना है, और आपको 15 साल बाद कितना आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट लगेगा ना, आप देख के हैरान हो जाओगे कि मैंने उसके लिए अब तक प्लानिंग की नहीं है। तो जब भी आप निवेश करते हो, तो आप अपने एडवाइजर से जो वो बोलते हैं गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करने बोलते हैं, उसी हिसाब से करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, मैंने जैसे बताया कि पैसा बचाते हैं घर बनाने के लिए, बट अचानक हेल्थ इमरजेंसी आई तो पैसा निकाल लेंगे, और हेल्थ इंश्योरेंस लिया नहीं है तो आपका पैसा इस फंड में से निकल जाएगा जो घर बनाने के लिए रखा था। तो आपका वो ये गोल क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। तो इसकी वजह से लोग कभी भी फाइनेंशियली अपलिफ्ट नहीं हो पाते, एंड फोकस में अपने गोल अचीव नहीं कर पाते। एक बार आपने गोल डिसाइड कर लिया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म गोल। आपका जो भी गोल 5 साल के अंदर आता है, आप उसको कहेंगे शॉर्ट टर्म गोल। उस पैसे से आपको रिस्क नहीं लेना है। मान के चलो आपको 3 साल बाद एक बाइक खरीदनी है, तो आपको ऐसे एसेट क्लास में निवेश करना है जहाँ पे आपका रिस्क कम हो, गारंटेड रिटर्न मिले। बट अगर मान के चलो आपका रिटायरमेंट है 20 साल बाद, या आपके बच्चे की शादी है 15-20 साल बाद, तो आपके पास समय ज्यादा है। तो जितना ज्यादा समय है, उतना उतना आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। रिस्क आपने ज्यादा लिया तो आप रिटर्न भी ज्यादा कमाओगे। तो लॉन्ग टर्म गोल में आप ऐसा एसेट क्लास चूज कर सकते हो जहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क ज्यादा भी हो, बट आपको लॉन्ग टर्म में अगर आपने सही निवेश किया तो पैसा भी बन जाएगा। तो एक बार आपने गोल डिसाइड किया तो आपको हेल्प करेगा कि इसमें से कौन सा एसेट क्लास में आप पैसा डालोगे। मोस्टली सब लोग को पता होगा कि ये सारे एसेट क्लास अवेलेबल है: गोल्ड, स्टॉक, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी। मैं रेकमेंड करूंगा आप इंश्योरेंस को एज एन इन्वेस्टमेंट मत देखिए, आप प्योरली एक कवर के लिए देखिए जहाँ पे आपको छोटे अमाउंट में बड़ा टर्म प्लान मिल जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको म्यूचुअल फंड यहाँ पे ग्रीन में दिख रहा है। क्यों ग्रीन में दिख रहा है? क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड बेसिकली ये सारे एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हो, गोल्ड में भी थोड़ा पैसा जाता है, प्रॉपर्टी रिट्स में भी जाता है, और बैंक डिपॉजिट में भी कैश के लिए थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालते हैं। तो आप एक दिन से लेके अगर आपको 20, 30, 40 साल के लिए पैसा डालना है, आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। इसमें कोई भी लॉक इन नहीं होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि शॉर्ट टर्म गोल्स है आपके, तो आप राइट हैंड साइड में आपको दिखता है जो रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं, वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। जैसे बैंक डिपॉजिट, पीपीएफ, बॉन्ड्स, एनएससी, इसमें आप डाल सकते हो। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है तो आप प्रॉपर्टी, गोल्ड, इक्विटी शेयर्स में डाल सकते हो। बट म्यूचुअल फंड के थ्रू आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल दोनों अचीव कर सकते हो। आपको ये अलग से लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैक्सिमम लोग अगर आप देखोगे आज के तारीख में कहाँ पे पैसा डाल रहे हैं, प्रॉपर्टी में 51 रुपीज डाल रहे हैं। आउट ऑफ 100 रुपीज वॉट दे सेव, 51 रुपीज आपका चले जाता है प्रॉपर्टी बनाने में, रियल एस्टेट में। 15 रुपया जाता है आपका गोल्ड में। 15 रुपया आपका जाता है बैंक डिपॉजिट। मतलब 100 रुपये में से आपने 80 रुपया तो यहाँ पे डाल चुके हैं। आप पीपीएफ में पैसा डालते हो टैक्स सेविंग के लिए, इक्विटी में डालते हो मात्र 6%, और कैश थोड़ा लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए 3%। अगर मैं आपको बोलूं, इस सब में से सबसे ज्यादा रिटर्न्स आपका इक्विटी ने दिया है, और आपने सबसे कम इन्वेस्टमेंट वहां पे रखा है अपने लाइफ का, दैट इज ओनली 6%। मैं आपको डेटा पॉइंट बताता हूँ। ये किसी ने अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर किया है 1979 में, 2025 आज तक, तो उसका गोल्ड में रिटर्न बना है 10.7%। दैट इज 1 करोड़ उसकी वैल्यू हो गई है 1 लाख की। रियल एस्टेट में मैंने मुंबई के दादर एरिया का रेट पकड़ा है रफली, जहाँ पे 13.5% का ग्रॉस रिटर्न बना है। ग्रॉस बोल रहा हूँ क्योंकि आपका मेंटेनेंस, घर पे आप जब भी घर खरीदते हो उसका खर्चा सब निकाल दो तो 10% के नीचे ही रिटर्न आता है। बट मैं यहाँ पे फिर भी ग्रॉस पकड़ रहा हूँ। आपके वो घर की कीमत होती है 3 करोड़ रुपए, 3.4 CR। बट आपने अगर सेंसेक्स में डाल दिया रहता, जब भी 1979 में सेंसेक्स लॉन्च हुआ था, बीएससी,
अगर आपने उसमें पैसा डाला रहता तो आपको 15.5% का रिटर्न मिलता, और आज 1 लाख की वैल्यू हो जाती 7.6 CR। अगर मैं आपको ये बताए बिना अगर पूछता ना, कोई भी सोच नहीं सकता था कि 1 लाख की कीमत 1 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा हो सकती थी लास्ट 46 साल में, 46 ईयर्स में। बट उससे भी ज्यादा हो चुकी है। 1 लाख की कीमत आज उसकी होती थी वैल्यू 7.6 CR। और अगर आपने डिविडेंड जो भी मिलता है उसको री इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसकी कीमत तो बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं 33 करोड़ कोट नहीं करना चाहूंगा, बट अगर आप 7.6 CR में पहुंच जाते हो तो ये काफी अच्छी रकम होती है इन 45 ईयर्स बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 1 लाख टूडे। तो मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज जाके प्रॉपर्टी में निवेश मत करो, गोल्ड में मत करो, बैंक डिपॉजिट में मत करो। सब में आपको निवेश करना चाहिए। आपकी थाली जैसे यहाँ पे दिख रही है बैलेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको सही गाइडेंस, आपको जब भी आप एडवाइजर को मिलोगे तभी पता चलेगा कि मैं रियल एस्टेट में तो ज्यादा नहीं डाल रहा हूँ ना, मैंने गोल्ड में तो ज्यादा पैसा डाल के नहीं रखा है ना। क्योंकि आप आपके आंखों के सामने देखिए रिटर्न्स कितना फर्क है रियल एस्टेट का, गोल्ड का और सेंसेक्स का। हम इक्विटी मार्केट्स में पैसा क्यों नहीं निवेश करते हैं? क्योंकि आपके सामने ये जो चार्ट दिख रहा है, ये सेंसेक्स चार्ट मैंने डाला है, जहाँ पे 1991 से लेके 2025 तक का मैंने डेटा बताया है। यहाँ पे मार्केट का उतार चढ़ाव के कारण लोग निवेश नहीं करते, क्योंकि लोग डरते हैं। उनको लगता है मार्केट काफी वॉलेटाइल है, आज ऊपर है कल नीचे है, मेरा पैसा डूब गया तो। बट मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया कि अगर किसी ने 1979 में 1 लाख रुपए डाल दिया था और आज अगर वो भूल जाता तो भी 7.5 करोड़ उसके हाथ में है। इसमें बहुत सारे आपको यहाँ पे देखते हो तो आपको बहुत सारे दिखेंगे कि यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का भी आ गया, आपका कोविड भी आ गया 2020 का, आपका जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन आ गया, डीमोनेटाइजेशन आ गया, कितनी सरकारें आई गई, स्कैम्स हुए, वॉर्स हुए, फिर भी मार्केट अगर आप देखोगे कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे मिनिमम 15% का रिटर्न मार्केट ने बना के दिया है। एक चीज ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे कोई गारंटेड रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये मैं आपको खाली हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे बताता हूँ कि 15% आपको रिटर्न्स तो बने अगर आप इस मार्केट में तीन चीजों को फॉलो करते हैं। पहला तो डिसिप्लिन, बचाने का और निवेश करने का। दूसरा, आपका समय जितना लंबा है उतना अच्छा है, क्योंकि आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो, आपने रिस्क ज्यादा लिया तो आपका रिटर्न बन जाता। और तीसरा, जब समय ज्यादा होता है तो लोगों को एक चीज की कमी होती है, वो है पेशेंस। हम पेशेंस खो देते हैं और हमको लगता है कि हम मोबाइल में कंटिन्यूअसली देखेंगे तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा, तो ये कभी नहीं होता। मैंने आगे दो कोट डाले थे प्रेजेंटेशन में वॉरेन बफेट का, उसका मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 11 साल की उम्र में चालू की थी। आज उनका करंट एज इज 94। उन्होंने फर्स्ट अपना 100 करोड़ लाइफ का बनाया था उम्र जब ही उन्होंने 50 क्रॉस किया था, मतलब उन्होंने मार्केट को 40 साल दिए थे। तो कभी भी पैसा ओवर द नाइट नहीं बनता है, आपको लॉन्ग टर्म निवेश करोगे तो ही आपका पैसा बनेगा। तो आपको खाली तीन चीज रखनी है, फर्स्ट इज डिसिप्लिन, सेकंड इज लॉन्ग पीरियड, एंड थर्ड इज पेशेंस। ये तीन है तो आप 100% वेल्थ क्रिएट कर पाओगे और आपका पैसा बनेगा। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। लोगों को लगता है कि इक्विटी मार्केट में पैसा बनता नहीं है, बट यहाँ पे मैंने 2003 से लेकर 2023 का डेटा दिया है, 20 साल का। 20 साल में देखोगे तो लाल आपको 5 जगह पे दिखेगा। आउट ऑफ 20 इंस्टेंट्स मार्केट खाली 5 बार नेगेटिव थी, मतलब 75% प्रोबेबिलिटी है अगर आप इक्विटी मार्केट में पैसा डालते हो तो आपका पैसा बनेगा, बट डिसिप्लिन वे में। ट्रेडिंग जो भी करते हैं वो पैसा नहीं बनाते। आप किधर भी जाके पढ़िए देख, या फिर गूगल भी कर लीजिए, कोई भी ट्रेडर है वो आज सबसे ज्यादा अमीर नहीं है। जो अमीर है वो इन्वेस्टर ही है, जिसने लॉन्ग टर्म बाय करके होल्ड किया और वो भूल गया है, तो ही उसका पैसा बना है। 2003 से लेके 2023 तक मार्केट 20 साल में 19 गुना हो गई। मतलब आपने अगर 1 लाख भी निवेश किया रहता ये पीरियड में तो 19 लाख उसकी वैल्यू हो जाती। आपको एवरेज इस पीरियड में 17% का रिटर्न मिला है, हिस्टोरिकल 15% से ज्यादा। मतलब 6% अगर मैं इन्फ्लेशन भी निकाल देता हूँ ना, तो भी आपको 11% का रिटर्न बना के दिया है। मैं 17 छोड़ो, 11 भी मिलता ना तो भी बाकी सारे एसेट क्लास से ज्यादा ही रिटर्न बना के दे रहा है इक्विटी मार्केट। ये एक और डेटा है जो एम्फी का है। लास्ट 5 साल का 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 साल का रिटर्न अगर आप देखते हो सेंसेक्स का, आपको दिखेगा एवरेज 12 से 15% के बीच में ही रिटर्न बना के दिए है।
आपको मैंने पहले भी कंपेयर करके बताया कि एफडी का हिस्टोरिकल रिटर्न एवरेज 7% से ज्यादा नहीं रहा है, अगर आप देखोगे लास्ट 20 ईयर्स का भी। अगर आप रियल एस्टेट का भी देखोगे तो आपका नेट नेट 7-8% से ज्यादा छूटता नहीं है सब खर्चा निकालने के बाद। अगर आप गोल्ड में भी निवेश करते हो तो 10-11% से ज्यादा आपका एवरेज लास्ट 20 साल में रिटर्न नहीं बना है। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे आपका 12 से 15 का रेंज दिखता है। और अगर मात्र 3% का भी फर्क होता है रिटर्न्स में, तो आपका इन्वेस्टमेंट में 100% का फर्क हो जाता है 30 साल में। वो आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं अभी आपको एक सिंपल भाषा में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में कैसे आपको निवेश करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और ये कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो इकट्ठा होते हैं, वो एक पर्टिकुलर फंड में पैसा डालते हैं। जैसे मान के चलो एक टाटा का लार्ज कैप फंड हो गया, तो टाटा का लार्ज कैप फंड में जो भी पैसा आता है, उस पैसे को मैनेज करने के लिए हमने एक फंड मैनेजर हायर किया। अभी ये फंड मैनेजर कौन होता है? ये एक क्वालिफाइड पर्सन होता है जिसको इक्विटी मार्केट का नॉलेज होता है, शेयर मार्केट का नॉलेज होता है। वो एक, उसने पढ़ाई उसके ऊपर की रहती है। और जो भी फंड मैनेजर होते हैं उनका मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस 15-20 साल से ज्यादा का होता है। जब ये ऐसा व्यक्ति आपका पैसा मैनेज करता है तो आपका रिस्क हो जाता है कम, बढ़ता नहीं है। क्योंकि आपका 1 रुपया डालने से पहले वो पूरा देखेगा कि वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छा करने वाला है, वो सेक्टर में कौन सा स्टॉक कंपनी अच्छी करने वाली है। उसके बाद जाके आपका इन्वेस्टमेंट करता है, तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। और ये जो पैसा फंड मैनेजर कहाँ पे लगाता है? वो ही शेयर मार्केट में, स्टॉक्स मतलब शेयर मार्केट में लगाता है, सिक्योरिटीज मतलब बॉन्ड्स में लगाता है गवर्नमेंट के और कॉर्पोरेट्स के। और यहाँ से जो भी उसको रिटर्न जनरेट होता है वो अल्टीमेटली आपको ही मिलते हैं। तो म्यूचुअल फंड सिंपल भाषा में ऐसे काम करता है। इट्स बेसिकली सिंपल साइकिल। अभी एडवांटेजेस क्या है म्यूचुअल फंड में डालने का? मेन तो आपका फर्स्ट एडवांटेज है, प्रोफेशनली मैनेज होता है। आप यहाँ पे किसी के टिप पे नहीं जा रहे हो कि कोई आपको टिप दे रहे हो और आप स्टॉक में डाल दिया और आपने लाख का 12,000 कर दिया। यहाँ पे प्रोफेशनली फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करेगा, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने काम पे फोकस कर सकते हो, जहाँ पे आप और कैसे कमाओगे उस पे फोकस कर सकते हो, ना कि कंटिन्यूसली आपको मोबाइल में शेयर मार्केट देखने की जरूरत है। सेकंड, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। आप हमारा, भले टाटा म्यूचुअल फंड का कोई भी स्कीम हो, कोई भी कंपनी का स्कीम हो, आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप तुरंत उनकी वेबसाइट पे जाके पूरी जानकारी निकाल सकते हो कि वो पर्टिकुलर टाटा लार्ज कैप फंड कहाँ कहाँ पे निवेश किया है उसने। बट अगर आप आज के तारीख में बैंक में निवेश करते हो तो आपको बताता है क्या वो किसको लोन दे रहा है, कहाँ पे वो पैसा डाल के बैंक वाला कमा रहा है, आपको नहीं पता लगता है। बट आप गारंटेड रिटर्न के चक्कर में सब पैसा आप फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हो। तो आप थोड़ा डाइवर्सिफाई यहाँ पे भी कर सकते हो, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए बेहतर है कि आप एसेट एलोकेशन फॉलो कीजिए जो आपका एडवाइजर बताता है, फाइनेंशियल एडवाइजर। सो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे वेल रेगुलेटेड बॉडी है जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी गवर्न करती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और स्टॉक मार्केट को। जैसे आरबीआई गवर्न गवर्न करता है बैंक को, वैसे ये गवर्नमेंट बॉडी गवर्न करती है हमको। तो यहाँ पे बहुत ही रूल्स स्ट्रिक्ट है और इन्वेस्टर के हित में ही है। म्यूचुअल फंड में आपको लिक्विडिटी भी मिलती है, मतलब आज ने आपने जो भी पैसा डाला है, मान के चलो आपको 1 महीने बाद, 1 साल बाद या 10 साल बाद उसमें से कुछ पैसों की जरूरत है या पूरे पैसों की जरूरत है, तो आपके अकाउंट में 2 से 3 दिन में खाते में क्रेडिट हो जाएंगे डायरेक्टली। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है आज के तारीख में। बट यही अगर आपने रियल एस्टेट में पैसा डाला है तो आप एक रूम तो नहीं बेच दोगे ना। मेरे को 1 करोड़ का घर है तो 10 लाख की जरूरत है तो एक रूम बेच दिया। बट अगर आपका यहाँ पे निवेश रहेगा तो आप 10 लाख भी चाहिए तो आप निकाल सकते हो। तो ये आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको मिलता है। आप जब भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, एक तो आपको अच्छा पैसा चाहिए, मोटा पैसा चाहिए डालने के लिए, और दूसरा आप एक या दो स्टॉक से ज्यादा आप नहीं डाइवर्सिफाई कर पाते हो। बट म्यूचुअल फंड में जब भी आप निवेश करते हो तो यहाँ पे निवेश करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। हम पहला ऑप्शन बोलते हैं लमसम। लमसम मतलब जैसे आप बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट करते हो 1 लाख 2 लाख की, वैसे हम म्यूचुअल फंड में लमसम बोलते हैं। आप 1 लाख 2 लाख निवेश कर सकते हो, मिनिमम 5,000 से आप निवेश कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, लमसम। दूसरा ऑप्शन है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर मैं बैंक से कंपेयर करूँ तो बैंक में आप जैसे रिकरिंग डिपॉजिट करते हो, बचत खाता हम बोलते हैं, हर महीने 1,000 2,000 की आप आरडी करते हो, वैसे म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 1,000 2,000 की एसआईपी, 5,000, मैक्सिमम कितने भी हजार की एसआईपी आप कर सकते हो। एसआईपी मतलब आपके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट होता है और ये म्यूचुअल फंड स्कीम में जाके निवेश हो जाता है। और ये जो भी निवेश होता है वो एक दो स्टॉक में नहीं होता है। हम जब भी टाटा लार्ज कैप फंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में से हम लोग रिसर्च करके 30-40 कंपनी में निवेश करते हैं।
तो आपका पैसा 30-40 कंपनी में डिवाइड होता है और आपका रिस्क और भी कम हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कन्वीनियंस है, स्मॉल अमाउंट से आप पैसा निवेश कर सकते हो और कॉस्ट भी बहुत कम होता है म्यूचुअल फंड मैनेज करने का, अनलाइक दूसरे प्रोडक्ट्स। अभी मैं आपको कंपाउंडिंग जर्नी पे बताऊंगा और इंटरेस्टिंगली जो आपको नंबर दिखेंगे आपकी आंखें खोल देंगे कि पैसा कैसे बनता है। यहाँ पे मैंने एक 10,000 की एसआईपी का एग्जाम्पल दिया है। अगर आप हर महीने 10,000 की एसआईपी करते हो अगले 30 साल के लिए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 36 लाख रुपए का। आपको यहाँ पे चार अलग कलर दिख रहे हैं, 7% का ब्लू है, 9% का रेड है, 12 का ग्रीन है और 15 का पर्पल है। 7% कंसिडर कीजिए कि आपके एफडी है, और 15% अगर आप, मैं बोलूँ तो लास्ट 45 ईयर्स का जो मैंने सेंसेक्स का रिटर्न बताया वो पकड़ के चलिए। अगर आपने एफडी में 36 लाख रुपए डाला रहता लास्ट 30 साल में, तो आज आपके कॉर्पस होता 1 करोड़ 22 लैक्स। और वही अगर आपने सेंसेक्स में डाला रहता तो आपका 15% का रिटर्न के हिसाब से आज आपका कॉर्पस होता है 7 करोड़। 700 जो लिखा है मतलब ये 700 लैक्स है, 7 करोड़ रुपया है। ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखते हो ग्रीन एंड पर्पल लाइन में कितना टके का फर्क है, 12 और 15 में मात्र 3% का फर्क है। बस 3% के फर्क के वजह से आपका रिटर्न 3.5 करोड़ से जंप करके 7 करोड़ हो गया है। मतलब 3% का भी डिफरेंस अगर आप लंबे समय के लिए कैलकुलेट करते हो तो आपके कॉर्पस के अंदर 100% का फर्क हो जाता है 30 साल में। और कंपाउंडिंग के लिए एक चीज ध्यान रखिए, हम कभी भी, हमने इन्वेस्टर्स को देखा है जब भी वो खुद से करते हैं या आधी नॉलेज से करते हैं, वो एसआईपी ज्यादा लंबी नहीं चलती है। आज इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे 95% इन्वेस्टर 5 साल के अंदर एसआईपी बंद कर देते हैं, इंस्पायर्ड एडवाइजर जब भी उनको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। बट वो, यहाँ पे मैं एक चीज ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि इसमें नुकसान ही आपका क्यों बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपाउंडिंग का मैजिक देखने के लिए आपको मिनिमम 13 से 14 साल तो देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप देखते हो आपके सामने स्क्रीन पे 7%, 9%, 12 या 15 कोई भी रिटर्न कमाओ, आपका ये जो कर्व है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा आफ्टर 12 ईयर्स। मतलब 12 से 13 साल तो आपको उसमें कंटिन्यूसली डिसिप्लिन मैनर में डालना है। उसके बाद आपको फल दिखना मिलेगा, वो मैजिक दिखेगा कि पैसा कैसे ड्रास्टिकली ऊपर जा रहा है और आपका वेल्थ क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जितना लॉन्ग टर्म करोगे बहुत अच्छा रहेगा। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ, आपका टोटल कॉर्पस जो 7 करोड़ हुआ है 30 साल में, आपका पहले 10 साल में कितना होता है पता है? मात्र 26 लाख रुपए आपका बनता है। जो 12 लाख रुपए आप निवेश करते हो पहले 10 साल में, उसकी वैल्यू होती है 26 लाख। आपकी बाकी का जो कॉर्पस है 7 करोड़ में से 6 करोड़ 75 लैक्स, वो अगले 20 साल में बनता है। मतलब 82% वेल्थ बनता है आपका लास्ट 20 ईयर्स में। बट लोग 10 साल के अंदर तो बंद कर देते हैं और लंबा चलाते भी नहीं है। मतलब आप कंपाउंडिंग का मैजिक कभी देख ही नहीं पाओगे अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं रहे। और वेल्थ क्रिएट, या जो मैं जनरेशन वेल्थ की बात कर रहा हूँ या रिच बनने की बात कर रहा हूँ, पैसा वाला बनने की बात कर रहा हूँ, वो तभी पॉसिबल होगा जब भी आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे निवेश करोगे। ये एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ एसआईपी का, वेल्थ क्रिएशन को लेके। अगर किसी ने 30 साल, आपका फर्स्ट कॉलम है ईयर्स, सेकंड है इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा कितना डाला है आपने 10,000 के हिसाब से, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 साल के में कितना 10,000 के हिसाब से डाला है। अगर आपने एफडी किया रहता तो उसकी क्या वैल्यू होती, अगर आपने एक हाइब्रिड फंड में डाला रहता तो क्या वैल्यू होती, और आपने अगर एक प्योर इक्विटी फंड में डाला रहता तो उसकी वैल्यू क्या होती। तो एक 30 साल का मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपने 30 साल में 10,000 के हिसाब से डाला रहता हर साल पैसा, हर महीने, तो 30 साल में आप 36 लाख निवेश करते हैं, आपको एफडी में 30 साल बाद मिलता है 1 करोड़ 22 लाख रुपया। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 7% इंटरेस्ट रेट रहेगा 30 साल के लिए, जो कि नहीं होता है। बट मैं एवरेज रिटर्न पकड़ रहा हूँ डेट का, इसके आसपास रहेगा। तो 1 करोड़ 22 लाख, और फर्क देखिए अगर आपने वही इक्विटी में डाला रहता तो 7 करोड़ का कॉर्पस बनता। और 30 और 35 साल में फर्क देखिए आप, और पैसा उसमें डाल रहे हो 6 लाख रुपया, बट आपका जो 7 करोड़ की वैल्यू है वो हो गई 14 करोड़। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे हर 5 साल में म्यूचुअल फंड में पैसा डबल होता है, बट एफडी में हर 10 साल में डबल होता है। सो यहाँ पे हमारा मैथ्स गड़बड़ा जाता है कि आप आज 1 लाख रुपए एफडी में डालोगे, वो बनेगा 4 लाख रुपया 20 साल बाद। बट अगर आप 1 लाख रुपया आप म्यूचुअल फंड में डालोगे तो 10 साल में 4 लाख हो जाते हैं और आपका 20 साल में 16 लाख तो हो ही जाता है। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपाउंडिंग आपका बहुत तेजी से होता है पैसा यहाँ पे।
तो अगर आप रिटायरमेंट पे 8 करोड़ का भी फोकस करके आपको अचीव करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 10,000 की एसआईपी करते हो 30 साल के लिए, तो आपका 7 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। और मान के चलो उस समय पे आपने अगर ये एफडी में भी डाल दिया, तो महीने का आपका 3.5 लाख का इनकम आएगा। और मैंने कितना बताया था कि आपको चाहिए पैसा 30 साल बाद एज अ इन्फ्लेशन एडजस्टेड मंथली खर्चे के लिए 4 लाख रुपया। मोटा मोटी उतना कॉर्पस बन जाता है आपका। बट एक चीज समझिए, ये तो वही है जो आज की स्टैंड ऑफ लिविंग है, जो जिंदगी जी रहे हैं, वही जी रहे हैं 30 साल बाद। और कोई भी ये नहीं चाहेगा। तो इसमें मैं एक आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप इसका कॉर्पस नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हो। हर साल हमारी इनकम तो बढ़ती है, तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहिए। तो हम एसआईपी में बोलते हैं कि अगर आप एसआईपी अगर टॉपअप करते हो हर साल, मतलब हर साल आज जो आप एसआईपी कर रहे हो उसमें 10% का बढ़ोतरी करते हो अगले साल, तो आपका कॉर्पस कितना फर्क हो जाता है आप देखिए। 30 साल का यहाँ पे फिर से वही एग्जाम्पल लिया है। आपने पहले इन्वेस्ट किया था 36 लाख रुपया, अभी आप निवेश कर रहे हो 2 करोड़ रुपया। आपका कि पहले बन रहा था म्यूचुअल फंड में 7 करोड़ रुपया इक्विटी के अंदर, अभी बन रहा है 16 करोड़। मतलब अगर 16 करोड़ का कॉर्पस आपने बना लिया 30 साल बाद, उसके हिसाब से आपको महीने का 8 लाख का इनकम आएगा। और जो बचा हुआ पैसा है वो एसडब्ल्यूपी में अगर आप डाल देते हो, म्यूचुअल फंड के अंदर ही सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान देते हैं, जहाँ पे आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, वो आपको इनकम भी मिलता है और जो बचा हुआ पैसा है वो आपका ग्रो भी करता रहता है। तो आपका वेल्थ कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसे कैलकुलेट करोगे तो। ये चीज जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है क्योंकि समय की कमी है। और इट्स जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। इसके लिए आपको और डीप में समझना है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर को मिलना है। किशोर जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने आज ये सेशन रखा है। वो ऑब्वियसली नंबर शेयर कर रहे हैं और फ्लैश भी कर रहे थे। आप उनसे एक बार पर्सनली मिलिए हो सके तो, या फिर ऑनलाइन मिलिए, उनसे बात कीजिए और डिस्कस कीजिए। आपको और अच्छा नॉलेज मिलेगा उसके ऊपर। So I end my presentation here. Over to you, Kishore sir, or Vivek, next whoever is coming. Hello. यस सम्राट सर, यस, थैंक यू वेरी मच सम्राट सर। आई थिंक Thank you. किशोर सर ज्वाइन करेंगे अभी। यस, तो गाइस, उम्मीद है आप सबको बहुत सारे पॉइंट्स सीखने मिले होंगे इससे। ओके, तो आपने डायरी में कुछ नोट डाउन किया ही होगा, तो हम एंड में क्यूएनए भी लेंगे, तो आप सम्राट सर उनका भी आंसर करेंगे। ओके, तो आपको जो भी सवाल है आप लिख के रखिए। अभी किशोर सर कुछ प्रेजेंट करेंगे उनके हिसाब से। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। यस गाइस। यस किशोर। Yeah. Can you please unmute Vivek Gaikwad, please? विवेक। यस, मैंने को होस्ट बना दिया है विवेक सर को। यस। Yeah, thank you so much. Just a minute. देखो ये तो हुआ आपका आपका सबका जस्ट अ मिनट। इको इको हो रहा है। ओके, विजिबल है? नहीं, आवाज क्लियर नहीं है इतना। किशोर सर एक बार I need to share that. ओके, आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल, करेक्ट? नहीं, इको हो रहा है। आई थिंक दो डिवाइस चालू है एक साथ, तो इको हो रहा है। एक कोई म्यूट कर दीजिए। ओके, अभी हो रहा सर क्लियर? यस, अभी बेटर है। देखो जस्ट अपने अभी एक म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है जो बहुत दिया, जस्ट मैं यहाँ पे 10 मिनट लूंगा। संपूर्ण सुरक्षा कंसेप्ट इन योर फाइनेंस। इट मींस क्या है कि आपका जो संपूर्ण सुरक्षा कंसेप्ट है, उसमें क्या क्या आता है? इसमें एक चीज आता है, मेहनत में आता है, हेल्थ। वॉइस थोड़ा लो है सर। जस्ट लो आ रहा है ओके, अभी वॉइस। आ रहे सर क्लियर? यस गाइस, चैट में लिखिए आपको क्लियर आ रहा है आवाज तो। हेलो, अभी आ रही है सर? हाँ यस, अभी आ रही है, अभी बेटर है। यस। ओके, फिर देखो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग आप तो कर रहे हो, बट क्या है, तो आपको एक पिरामिड दिख रहा है यहाँ पे, वेल्थ प्रोटेक्शन यस थ्रू यस इंश्योरेंस। ठीक है, यस। आप जो पिरामिड बना रहे हो, अभी वो पिरामिड में क्या है? वेल्थ सिक्योर तो आप करना चाहिए, वेल्थ प्रोटेक्शन तो होना चाहिए। उसके पहले आपको क्या चाहिए? प्रॉपर जो वेल्थ ट्रांसफर करना है आपको, उसके वेल्थ क्रिएशन है। बट वेल्थ क्रिएशन के पीछे देखो बेस अपना है वेल्थ सर प्रोटेक्शन। क्लियर नहीं है, फिर भी आई थिंक बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा है।
और स्लो भी है वॉइस। हेलो, अभी आ रही है सब क्लियर? थोड़ा हम्म। थोड़ा मुझे रेंज का इशू रहेगा, थोड़ा मुझे, यस हम्म। प्लीज। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लास्ट स्लाइड जो लास्ट जो दिया हुआ है बेस, यहाँ पे वेल्थ प्रोटेक्शन थ्रू इंश्योरेंस, जो जो भी हम्म। आप सेविंग कर रहे हो, जो ऐसे एमएफ की तरह से आप जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके लिए चाहिए अपने को वेल्थ प्रोटेक्शन, उसके लिए इंश्योरेंस जरूरी है। अब इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? इट्स अ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान। ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, जो आपके लव प्रोटेक्ट यू एंड लव योर वंस यू अनफ्रोजन द रिस्क इन योर लाइफ, कुछ भी आपके लाइफ में रिस्क आ गई, तो वो जो प्रोटेक्शन करना है वो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ठीक है। मैं थोड़ा इन डिटेल में जाता हूँ, ऑलरेडी आपको बहुत लेट हुआ है, मुझे भी जानना है कि मुझे भी थोड़ा पता है, बट यहाँ पे देखो आपको ये बोलता हूँ 4D, डेथ, डिसीज, डिजास्टर और डिसेबिलिटी। इसमें से कोई भी डी का डिजॉल्व हो जाए या कोई भी डी में निकल जाए एक फैमिली से, तो वो फैमिली से अपनी जो कस्टमर रहता है उसका फैमिली पे इम्पैक्ट आता है। ठीक है। तो इसके लिए ये 4D है अपने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डी, इसमें डेथ, डिसीज, डिजास्टर, डिसेबिलिटी। थोड़ा इन डिटेल में चलता हूँ आगे। लाइफ इंश्योरेंस, अब लाइफ इंश्योरेंस में क्या आता है? एक तो प्योर टर्म। अब प्योर टर्म क्यों जरूरी है? इट्स रिप्लेसमेंट ऑफ अवर ब्रेड अर्नर जो रहेगा, इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम। इट मीन जो अभी आपके घर पे जो इनकम आ रही है, वो इनकम जो अर्निंग मेंबर है, वो ब्रेड अर्नर है, वो जाने के बाद वो अमाउंट आपको कैसे या कुछ साल आपको कैसे वहाँ पे उसकी फैमिली सर्व कर सकती है, इसलिए टर्म प्योर टर्म इंश्योरेंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आता हूँ नीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। देखो यहाँ पे बहुत सारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या आता है। बहुत सारे लोग अपने को मिससेल करते हैं कि पेंशन प्लान ले लो, गिल प्लान ले लो, एंडोमेंट प्लान ले लो, बट इसमें आपको जो सम इंश्योर्ड है, वो सम इंश्योर्ड प्रॉपर आपको नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पे यूनिट लिंक में म्यूचुअल फंड प्लस इंश्योरेंस के प्रोडक्ट रहते हैं, बट यहाँ पे प्योर टर्म चाहिए अपने को। तो ये इसलिए मैंने क्यों दिया कि मार्केट में बहुत सारे वीडियोस रहते हैं, सर 50 लाख का सम इंश्योर्ड आपको कवर मिलेगा, इतना अमाउंट आप पे करो, मार्केट में आपका वही अमाउंट है, वही म्यूचुअल फंड से इतना इनकम मिलेगा। तो फॉरगेट इट ऑल दैट। सिर्फ मुझे एक ही बोलना है कि प्योर टर्म इंश्योरेंस जो ब्रेड अर्नर जो है, वो जाने के बाद जो अमाउंट मिलने वाली है, वो रहती है प्योर टर्म इंश्योरेंस। क्या प्योर टर्म इंश्योरेंस इन योर लाइफ। देखो यहाँ पे मैंने छोटा एक ये दिया हुआ है ब्रेड अर्नर का जो एवरीथिंग है। देखो ब्रेड अर्नर पे यहाँ पे मैंने क्या हुआ है, जो फैमिली मेन पर्सन है, इससे थोड़ा ये क्या है, अब होम लोन है, वो जाने के बाद फैमिली के जो बाकी स्टोरी, बाकी के जो ऑल चीजें है यहाँ पे होम इंश्योरेंस, ईएमआई है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, चाइल्ड मैरिज गोल जो है, फिर उसके बाद चाइल्ड हायर एजुकेशन से, कार लोन की ईएमआई है, फैमिली हेल्थ है, ये जो चीजें है सर, ये ब्रेड अर्नर के सिवा आप पूरे नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म प्लान के जो मैंने अभी जो वही बोला आपको, वही का एक एग्जांपल दिया हुआ है। थोड़ा मैं आगे चलता हूँ, उसका टर्म का वैल्यू क्या है। देखो यहाँ पे वर्ड इटसेल्फ नो, डू वी टेक लाइफ इंश्योरेंस एट योर लाइफ वैल्यू। इसमें क्या होता है, जितना एक बेसिक सम इंश्योरेंस कितना हम लेना चाहिए कस्टमर ने या कोई बंदे ने, कि आपका जो सैलरी है, एनुअल सैलरी, उसका 10 टाइम सम इंश्योर लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है मैंने, जो लेट और अर्ली। लेट, मिस्टर लेट, उनका एज 40 है, उनके 1 CR के कोटेशन में उनका प्रीमियम आएगा 27,000। बट मिस्टर अर्ली का जो एज है आज 30, तो 1 CR का प्रीमियम ले रहे, कमीशन ले रहे, बट उनका प्रीमियम वाला है, प्रीमियम जो आ रहा है ऑलमोस्ट 15,000। इट मीन क्या है, अर्ली एज में आप जो अमाउंट सेव कर रहे हो जो है 89,000। इट मीन मुझे ये इमेज से आपको यही एक बताना है, जितना आप जल्द से जल्द लाइफ इंश्योरेंस का टर्म पॉलिसी लेंगे, उतना प्रीमियम आपका सेव रहेगा। दूसरी आता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस में क्या आता है, जैसे कि आपका प्रोटेक्ट योर वेल्थ इन टाइम्स ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। देखो आप सबको पता है कि कोविड की सिचुएशन में क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों को जैसे जो अमाउंट है, जो उनका सेविंग है, वो वहाँ पे बिगड़ चुकी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या कवर्ड होता है नॉर्मली, वो आपको मैं दिखाता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस में नॉर्मली कवर्ड होता है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, डे केयर ट्रीटमेंट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल बिल्स एंड मेनी मोर। और भी आपको डिटेल में बोलना चाहता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस में जो भी आपका पीडी डिसीज है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, ट्रैक वगैरह जो ऑपरेशन है, इसके लिए कुछ वेटिंग पीरियड्स रहते हैं, या कुछ पॉलिसीज आपको ऐसी भी बनी रहती है कि वेटिंग पीरियड्स कम करके देते हैं। वैसे भी पॉलिसी सिस्टम में अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है हेल्थ इंश्योरेंस में।
How much insurance, health insurance, how much health insurance will be required? उसमें इन शॉर्ट है आप 5 लाख 10 लाख 25 लाख मोर देन वैल्यूएबल अप टू 5 करोड़ सम इंश्योर तक यहाँ पे अवेलेबल है। प्रीमियम जो रहता है वो डिपेंड्स ऑन योर सिटी, क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल, अफोर्डेबिलिटी, उसके ऊपर वो आपका प्रीमियम डिपेंड्स रहता है। टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस में और मैं चीजें यहाँ पे थोड़ा एक डिटेल बताता हूँ आपको कि इंडिविजुअल पॉलिसीज रहती है, फैमिली फ्यूचर्स पॉलिसी रहती है, सीनियर सिटीजन पॉलिसीज रहती है, क्रिटिकल इलनेस प्लान रहता है, डिजास्टर स्पेसिफिक प्लान रहते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस के प्लान रहते हैं। तो देखो हर एक कस्टमर, हर एक जो अपना फैमिली पर्सन है उसके पास एटलीस्ट एक फैमिली फ्लोटर 5 लाख की पॉलिसी का सम देना ही चाहिए। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी और एक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है कंसेप्ट है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। देखो आजकल आपको पता है लास्ट 1 वीक से आपके बाजू में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं, जैसे कि आपको सबको पता है परसों वाला जो लास्ट वीक में जो हुआ है एक अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश एक्सीडेंट, उसके पहले वाला पूना में एक ब्रिज गिर गया। तो ये जो चीज है, वैसे बॉम्बे में लास्ट 2 महीने पहले बोट एक्सीडेंट हुआ गेटवे पे। इसके बाद अपना और एक चीज है अपना जो मुमरा में ट्रेन एक्सीडेंट। वो जो चीजें हैं दैट इज कॉल्ड पर्सनल एक्सीडेंट, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये इमेज इटसेल्फ नो, व्हीकल से एक्सीडेंट होता है इंजरी होती है, तो ये पर्सनल एक्सीडेंट के कवर होते हैं। उसमें क्या क्या कवर होता है? डेथ बेनिफिट कवर होता है, पीटीडी फिजिकल कोई वहाँ पे डिसम्पेट हुआ वो कवर होता है, लॉस ऑफ इनकम जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिसी में पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में, जो पर्सनल एक्सीडेंट की वजह से आपका जो इनकम लॉस होता है, आपके सैलरी के पे जो इम्पैक्ट आता है, वो भी आपको पर वीक के हिसाब से आपको कवर मिलता है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में। फ्रैक्चर, ब्रोकन बोन्स, ये आपको पर्सनल एक्सीडेंट में कवर होता है। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि पर्सनल एक्सीडेंट में कवर करने के लिए चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट, लोन प्रोटेक्शन, बहुत सारे आपको यहाँ पे दिख रहा है, एम्बुलेंस कवर, स्पोर्ट्स हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, एडवेंचर स्पोर्ट्स कवर, ये सारी चीजें पीए में कवर होती है। देखो संपूर्ण सुरक्षा कंसेप्ट, हर एक बंदे को क्या चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, खुद के टर्म पॉलिसी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी भी लेना है, होम इंश्योरेंस भी यहाँ पे जरूरी है, मोटर इंश्योरेंस भी यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे थोड़ा एक मैं आपको एक एक स्लाइड से यहाँ पे देता हूँ मैं आपको, जस्ट में देखो ये स्लाइड इंश्योरेंस बजट सबके फैमिली में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे टर्म पॉलिसी का 2 करोड़ का सम इंश्योर्ड ले रहा हूँ मैं, तो मेरा प्रीमियम एनुअली आ रहा है 26,000 और मंथली आ रहा है ऑलमोस्ट 2,200 रुपये। उसके बाद मैं हेल्थ इंश्योरेंस देख रहा हूँ तो 10 लाख का जो सम इंश्योर्ड है मुंबई का फैमिली है, उसके लिए 25 लाख का प्रीमियम, 25,000 का प्रीमियम है साल का, और महीने का कितना आ रहा है? सिर्फ 2,100 रुपये। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी 50 लाख की सम इंश्योर्ड में ले रहा हूँ, 20,000 का एनुअल प्रीमियम आ रहा है फैमिली के लिए पूरे, ठीक है। प्रीमियम महीने का कितना आ रहा है? 1,700 रुपये। होम इंश्योरेंस 1 करोड़ का मैं ले रहा हूँ, उसमें आपका बिल्डिंग और कंटेंट कवर रहेगा, उसमें प्रीमियम रहेगा आपका 3,000 रुपये एनुअल। तो महीने का इसका प्रीमियम कितना है? 200 से 250 रुपये। मोटर इंश्योरेंस, आपके पास मैं एक गाड़ी का एग्जांपल ले रहा हूँ, उसका वैल्यू 6 लाख है, मुंबई की गाड़ी है, 8 लाख सम इंश्योर्ड है, आठ आठ 8,000 जो सॉरी 8,000 उसका एनुअल प्रीमियम रहेगा, बट मंथली इतना कितना आएगा? 700, मतलब 750 रुपये। अब देखो अप्रोक्सीमेट प्रीमियम कितना आ रहा है यहाँ पे टोटल ओवरऑल में देखो तो 82,000। देखो आप सब लोग ना इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए और इन डिटेल आप एक स्टडी कर दीजिए। साल का प्रीमियम आ रहा है 82,000, महीने का प्रीमियम आपका आ रहा है इसमें 7,000। एक सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि आप दिन में, महीने में कितने बार आउटिंग के लिए जाते हो? एक फैमिली 2 बार, 3 बार, तो 2+1 फैमिली रहेगी, तो एटलीस्ट आउटिंग का जो हॉस्पिटल होटल का बिल रहेगा 3 से 4 हजार रहेगा एक टाइम का। तो ओवरऑल में कैलकुलेशन करूँ यहाँ पे तो 10,000 महीने का आउटिंग का आपका खर्चा आएगा, बराबर। तो साल का मैं देखूँ तो यहाँ पे प्रीमियम आएगा, साल का आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा 1,20,000। तो सिंपल यहाँ पे मैं आपको सिंपल ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि सिर्फ 82,000 में आपकी पूरी फैमिली कवर्ड हो रही है, हर एक तरफ से, लाइफ इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में, पर्सनल एक्सीडेंट्स में, होम इंश्योरेंस, मोटर। तो 82,000 आपके फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस, ठीक है। तो बस मेरा एक ही था, इसलिए मैंने बोला था कि ये 82,000 जो है वो बहुत अपने फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। प्रतीक सर, ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू विवेक सर।
सो गाइस, आप अपने क्वेश्चन नोट डाउन करके रखिए। तो यस, अभी मूव ऑन टू किशोर। यस किशोर, यूर देयर। यस। यस। या यस गाइस, अभी किशोर सर प्रेजेंट करेंगे फॉर 5 10 मिनट्स, देन विल हैव Q&A। ओके। यस किशोर, आई थिंक म्यूटेड हो। किशोर, आवाज़ नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ यस। यस, अभी अभी ऑडिबल है। यस। तो दो जगह पे। हेलो। नहीं, बंद नहीं होगा। यस। प्रतीक, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ, अभी ऑडिबल है। यस। ओके। यस। मेरी आवाज आ रही है अभी, प्रतीक? यस, आ रही है। यस। सॉरी फॉर दिस टेक्निकल डिस्ट्रप्शन। नो प्रॉब्लम। तो जस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मेरी लड़की है अभी 6 साल की। सपोज मैं 25 साल की उम्र में अगर उसका शादी के लिए प्लान करता हूँ, राइट? तो मेरे पास अभी 19 साल का टाइम है। सपोज आज अगर मैं मेरी लड़की का शादी का प्रिपरेशन करता हूँ, तो आज मुझे अगर 10 लाख का खर्चा आएगा, और अगर हम 8% का इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट करते हैं, तो आज जो खर्चा मेरा 10 लाख का है, वो 19 साल के बाद वो होगा अराउंड 43 लैक्स। अभी ये 43 लैक्स का अगर मुझे अरेंजमेंट करना है, तो मुझे, अगर मैं बैंक एफडी में अगर इन्वेस्टमेंट करता रहा, तो अगर मुझे 19 साल का एवरेज रिटर्न अगर 5% मिलता है, तो मुझे 11,500 पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तब जाके 19 साल के बाद ये मेरा 43 लैक्स रुपीज जमा होगा, राइट? तो ये तो एक बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा। और ये 11,500 रुपया मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसी के बदले अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर मुझे सिर्फ ये मैं म्यूचुअल फंड के लिए सिर्फ 12% बोल रहा हूँ, क्योंकि हिस्टोरिकली 15 से 20% का भी रिटर्न हमने देखा है। जो और सम्राट जी की स्लाइड में हमने देखा था कि एवरेज 15% विदाउट डिविडेंड और विद डिविडेंड अराउंड 19% के रिटर्न 1979 से आज तक के एवरेज मिले हुए हैं। तो मैं सिर्फ 12% भी अगर मिल जाए, तो भी हमारा रिक्वायरमेंट सिर्फ 5,329 का है। अब ये 12% एक अच्छा रिटर्न है, क्योंकि इन्फ्लेशन से 50% ज्यादा है ये, राइट? तो इस तरीके से अगर हम 5,300 का भी अगर इन्वेस्ट करेंगे महीने का, तो भी हम ये एक गोल अचीव कर लेंगे। उसमें भी जैसे लास्ट में उन्होंने बताया था कि अगर हम 10% से हमारा इन्वेस्टमेंट हर साल इंक्रीज करेंगे, तो हम सिर्फ अगर 2,700 रुपये से भी हमारा इन्वेस्टमेंट चालू करें, और उसको हर साल 10-10% से बढ़ाते रहे, और हमारे निवेश पे हमें 12% का अगर रिटर्न मिलता रहे, तो भी हमारा ये गोल अचीव हो जाएगा।
तो ये मैंने कोशिश किया कि जस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया जाए। ये इसमें हमने ये कंसिडर किया कि एक गोल है बेटी की शादी, उसके लिए उस गोल को हमने नंबर्स में उतारा कि कितना साल का टाइम है, कितना अमाउंट लगने वाला है, उसके लिए कितना निवेश जरूरी है, और उसमें कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है या कितना रिटर्न आना चाहिए। तो ये सब एक एक्चुअली क्या बोलते हैं, एक वन साइज डज नॉट फिट ऑल, यानी एक ही जो साइज का जूता होता है वो सबको फिट नहीं आता, या एक ही साइज के कपड़े सबको फिट नहीं आते। उस तरीके से ये जो एग्जांपल है ये मेरे लिए ठीक है, लेकिन वो सेम एग्जांपल आपके लिए ठीक हो वो जरूरी नहीं है। तो इसीलिए इसको हम कहते भी है कि पर्सनल फाइनेंस। अभी पर्सनल फाइनेंस है तो वो सबके लिए पर्सनलाइज होता है। उसी तरीके से हर एक आदमी की अपनी अपनी नीड्स अलग होती है, जैसे कि रिटायरमेंट प्लान हो गया खुद का, बच्चों के एजुकेशन का हो गया, पढ़ाई का हो गया, या एनी अदर गोल कि मुझे 5 साल बाद घर लेना है या मुझे 5 साल बाद कार लेनी है। वैसे उस तरीके से ये सब हम पूरा का पूरा प्लान कर सकते हैं। और ये इस प्लानिंग के साथ में उसको हमें इंश्योरेंस का भी क्या बोलते हैं कि एक सपोर्ट देना जरूरी है। तो ये हम इससे क्या बोलते हैं, ये हमारे आज के प्रेजेंटेशन का एक कंक्लूडिंग पार्ट है। इसके आगे मैं जस्ट एक आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ जो कि है फीडबैक के लिए। तो आप प्लीज हमें आपका कीमती सुझाव शेयर कीजिए कि ये आपको कैसे लगा। सो नाउ प्रतीक जी, वी कैन आई थिंक स्टार्ट Q&A। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, यस। यस किशोर, आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं। यस। यस। यस, थैंक यू किशोर सर, आपने जो एग्जांपल दिया है तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, राइट। तो गाइज बिल्कुल सही कहा किशोर सर ने कि एक साइज का जूता सबको फिट नहीं होता है। ओके, तो उम्मीद है आप सबको बहुत सारे पॉइंट आज के सेशन में सीखने मिले होंगे। तो गाइज आपके जो भी सवाल है अभी आपने नोट डाउन करके रखे होंगे तो आप हैंड रेस कीजिए, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ और किशोर सर, विवेक सर और सम्राट सर आंसर करेंगे। ओके। यस श्वेता जी, बताइए आप। हेलो, गुड यस, इवनिंग गुड सर। इवनिंग। तो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जो है क्या कहते हैं, जैसे हम सपोज बैंक में भी एसआईपी होती है ना, म्यूचुअल फंड में, हम्म उसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना मतलब हम कर सकते हैं उसमें, और क्या रिटर्न मिलेंगे? बिल्कुल। वो ज्यादा सेफ है या प्राइवेट्स करने चाहिए हमें? यस। तो म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में अगर आप बात करोगे तो वो है, प्रोडक्ट तो सेम ही है, लेकिन बैंक वाला जो है वो उसके टारगेट मीट करने के लिए आपको ऐसे प्रोडक्ट सेल करेगा जो उसके केआरए में है, यानी उसको उस पे ज्यादा कमीशन मिलता है, राइट। वहां पे वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट नहीं बेचेगा। तो ओके। इसकी वजह, तो हाँ, तो उसका इसीलिए बेस्ट यही रहेगा कि आप देखो, अगर आपको अगर कुछ सपोज भगवान ना करे, लेकिन अगर कुछ बीमारी होती है तो आप क्या डॉक्टर के पास जाके पर्सनलाइज इलाज करवाते हो ना, या यूट्यूब हाँ पे जी। आप सिम्टम्स देखते हो उस तरीके से। हम्म, तो अगर आप पर्सनलाइज अगर ऐसा अपने इन्वेस्टमेंट प्लान बना के अगर आप करोगे तो वो बेटर, सबसे सबसे बेस्ट वही रहेगा। अच्छा, तो मतलब हमें अपने आप ही करना चाहिए, बैंक के भरोसे नहीं करना चाहिए? आपका क्योंकि उसमें फिर रीजन वही है कि वहां पे उस जो सेल्स पर्सन है उसका एजेंडा क्या रहेगा वो हमें नहीं पता। वो ओके। किसके इंटरेस्ट में काम करेगा वो हमें नहीं पता। ओके, क्योंकि मैंने एक बार इन्वेस्ट किया था सर, तो बट मेरे को उसमें एक्चुअली रिटर्न ही नहीं मिला इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा। इन्वेस्टमेंट में यही होता है मैम कि इन्वेस्टमेंट तो करने के लिए कर देते हैं, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट इटरनली सही नहीं चलता। उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हमको उसको हर साल में 2 साल में एक बार रिव्यू करना पड़ता है, और अगर कोई स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसको हमें निकालना पड़ता है। तो ये ओ, सब तभी पॉसिबल है कि जब आप एक पर्सनलाइज सॉल्यूशन बनवा के अगर किसी पर्सन से गाइडेंस लेके अगर आप करते हो, क्योंकि आप खुद तो ये सब नहीं कर सकते। ये मुश्किल, ये इतना आसान काम नहीं है। यस, वही मैं पूछ रही थी आपसे कि जैसे मुझे उस चीज की नॉलेज नहीं है, तो मैं फिर कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं? हाँ, मैं अगर मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हम भले अगर फिजिकली अलग अलग लोकेशन पे है तो यस। हम फिर भी ये जिस तरीके से अभी हम डिजिटली कनेक्ट हुए हैं उस तरीके से हम आपको गाइड करके पूरा इन्वेस्टमेंट आपका
इंश्योरेंस से लेकर इन्वेस्टमेंट तक सब कुछ हम डिजिटली कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो मतलब मेरे को किसी पर्सन से ही, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन से ही मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा? आपका कहने का मतलब ये है, जो इसका मतलब अगर एक्सपर्ट है। आप करोगे तो वो बेटर रहेगा, एक नॉलेजेबल अच्छा। पर्सन से गाइडेंस लेना। ओके। अगर आप खुद वो नॉलेज अक्वायर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हो तो फिर किसी प्रोफेशनल का हेल्प ले लीजिए। ओके। ओके, थैंक यू, मेरा क्वेश्चन बस यही था। यस, थैंक यू श्वेता जी। आपका सवाल जो है बहुत लोग को हेल्प करेगा। और आई थिंक सेम लाइन पे सवाल चंचल जी का है, जो चैट में लिखा उन्होंने कि ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करना सेफ है या नहीं। तो किशोर जी, आपने जो एक्सप्लेन किया, आई थिंक सेम अप्लाइज फॉर दैट एज वेल, राइट? यस, वो यस। सेफ है लेकिन वो कितना सूटेबल है वो हम्म। आपको किसी एक्सपर्ट के थ्रू चेक करवाना चाहिए। यस। यस नेहा जी, गुड इवनिंग, बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं हम्म। तो मतलब बेबी के लिए उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हमें एसबीआई में करना है यानी फोन में, बहुत सारी होती है, तो हमें बच्चे के लिए कौन सा प्लान चूज करना चाहिए? सर अ, एक्चुअली मैं शेयर मार्केट में मैंने वर्क किया है और मतलब ट्रेडिंग भी की है मैंने 2 इयर्स तक। उसके बाद मतलब प्रॉफिट लॉस ये सब चीजें मतलब मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने सोचा इन्वेस्ट ही करते हैं। मैं क्रिप्टो में भी मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, बट लेकिन मुझे एसआईपी करने में ना मतलब मुझे चूज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब मैं कई महीनों से सोच रही हूँ कि कोई मतलब मेरे 2 इयर्स की बेबी है कि उसके लिए कोई प्लान सोचूं, बट मैं समझ नहीं पा रही कि कौन सा प्लान मुझे चूज करना चाहिए। बस यही है मैम, इसीलिए एक प्रोफेशनल की हेल्प जरूरी होती है। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल यस फंड की बात करो तो उसमें 2000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स आज मार्केट में अवेलेबल है। तो आपके यस सर। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सुटेबल रहेगा, ये हम आप डिटेल में डिस्कस करके ही सजेस्ट कर पाएंगे। ओके। यस। हेलो। यस नेहा जी, क्लियर है। ठीक है, ओके यस सर। यस। यस। थैंक यू सर। वेलकम। सो यस गाइस, और कोई सवाल होगा तो आप हैंड रेस कीजिए, ओके। तो आपको मौका मिलेगा अनम्यूट करने का। यस खुशबू जी, हैंड रेस कीजिए, अनम्यूट करेंगे आपको। यस गाइस, तो और कोई सवाल नहीं है तो सेशन हम एंड करते हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच किशोर जी और सम्राट सर और विवेक सर, तो आपने टाइम निकाला प्रॉपर और गाइडेंस दिया है फॉर श्योर। आई थिंक बहुत लोग पूछ रहे थे चैट में कि म्यूचुअल फंड वाले मतलब म्यूचुअल फंड तो पिच नहीं करेंगे, तो फॉर श्योर गाइस आपने देखा यहाँ पर कोई प्रोडक्ट हमने पिच नहीं किया यहाँ पर कि हाँ ये प्रोडक्ट लेना है आपको, ये म्यूचुअल फंड ले लो या फिर ये बैंक में इन्वेस्ट करो, ऐसा कोई किसी ने कहा नहीं है। आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिले, आपको स्टार्टिंग से ही मतलब आइडिया हो कि हाँ भाई पैसे कमाने से अच्छा है पैसा आपके लिए काम करे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, किसका कितना वैल्यू हो गया है, इक्विटी क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए, राइट। तो उसके ऊपर आप खुद और रिसर्च कर सकते हो, देन आगे बढ़ सकते हो फॉर इन्वेस्टमेंट, ओके। और इनकेस आपको कभी मतलब फ्यूचर में लगे कि हाँ मतलब मुझे कोई एक्सपर्ट का भी हेल्प चाहिए, ओके। जैसे मैं खुद, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि किशोर मेरे से कनेक्टेड है 15 साल से, ओके। और अभी मेरा 3-4 साल से वो फाइनेंस में भी मतलब एडवाइसर है। तो उनका एडवाइस लेके मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ प्रैक्टिकली, ओके। सो मुझे पता चला है कि हाँ भाई खुद पूरा रिसर्च करके इन्वेस्ट करो, उससे अच्छा कोई एक्सपर्ट है उनके थ्रू ही इन्वेस्ट करो, तो इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, ओके। तो यस, आप भी मतलब आपके आसपास आपके पहचान में कोई एडवाइसर हो तो उनका हेल्प ले सकते हो, या फिर किशोर जी का, इवन विवेक सर का, इवन सम्राट सर का आपको अगर कनेक्ट चाहिए तो कनेक्ट करा लेंगे। यस। यस टीना जी बताइए। सर मुझे ना ये पूछना था, जैसे कि है ना सर ने ये इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, तो इन्वेस्टमेंट जैसे कि हेल्थ के ऊपर भी इन्होंने बताया, है ना, चाइल्ड के ऊपर, ये सब अलग अलग है, तो इनका हम्म। अलग अलग पे हमें इन्वेस्ट करना है या फिर सबका एक साथ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? वो एक्चुअली मैम डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको सब पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन चाहिए जिसमें आपको हेल्थ, लाइफ और इन्वेस्टमेंट सब कवर हो सके तो वो हम उस तरीके से भी डिजाइन करके दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। ओके सर। यस गाइस, तो किशोर मैंने सर आपका बहुत लोग कांटेक्ट पूछ रहे हैं, तो मैं उनको नंबर शेयर कर दूंगा आपको, जिनको भी कांटेक्ट चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, डीएम कीजिए, विल शेयर इज नंबर। यस किशोर सर आप कुछ बता रहे थे।
और हाँ, मैंने एक जो फीडबैक का लिंक शेयर किया है, प्लीज जरा यस फीडबैक दीजिए तो हम और इम्प्रूव कर पाए इस प्रोग्राम को। यस यस गाइस, तो मैंने चैट में अपना जो TLF का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें दोनों ग्रुप में मैंने शेयर किया है, जो सर ने लिंक शेयर किया है फीडबैक फॉर्म का। ये फीडबैक जो है डायरेक्ट स्पीकर्स को जाएगा। तो सम्राट सर है, विवेक सर है और किशोर सर है, उनको फीडबैक जाएगा तो उनको आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई ये ऑडियंस को क्या क्या मतलब टॉपिक चाहिए। उनको आज के डेट में मैंने बस इतना एक्सप्लेन किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग का हमारा पूरा ग्रुप है, हमारा कम्युनिटी है, TLF क्रिएटर जिसका नाम है। तो यहाँ पर बहुत सारे हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल्स बहुत कम है। ओके, तो ये ऑडियंस के लिए हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, बेसिक नॉलेज के लिए आप मतलब आइए और प्रेजेंट कीजिए। तो उन्होंने प्रॉपर टाइम निकाला आज और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए उन्होंने आज। तो ये दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। यस गाइस, ओके। तो सेशन अभी हम एंड थैंक करते यू हैं। प्रतीक सर फॉर द यस अपॉर्चुनिटी। यस यस, थैंक थैंक यू यू वेरी मच किशोर सम्राट सर। सर। यस यस, थैंक यू किशोर और थैंक यू विवेक सर। थैंक यू प्रतीक। यस यस या, बाय। ओके गाइस, गुड नाइट, बाय।